अनीता गरीब परिवार से थी। शादी के बाद संजय कनाडा चला गया। ससुराल वालों को नौकरानी मिल गई और वो 16 लोगों के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी से भी एसी लगाकर मज़े सोते रहते। और जब 10,000 बिल आया तो माँ ने संजय से कहा कि तुम्हारी पत्नी 24 घंटे एसी में रहती है, बिल के लिए पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से अनीता का बच्चा भी गिर गया तो माँ ने कहा तुम्हारी पत्नी जानबूझकर अबॉर्शन करवा कर आई है। इतना सुनना था कि संजय का दिमाग घूम गया और वो अगले दिन बिना बताए घर आ गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में लाल जोड़ा पहने वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए शर्माई सी वो बैठी संजय का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकन से उसका बुरा हाल था। कमर जैसे अकड़कर सख्त हो रही थी। तभी हल्की सी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और संजय अंदर आया। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी संजय के अंदाज से झलक रही थी। वो उसके पास आकर बैठा और नमस्ते किया। अनीता ने धीमे से उसके नमस्ते का जवाब दिया। हजारों अंदेशे उसके दिल में आ रहे थे और वो बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, मगर संजय एक अमीर परिवार से संबंध रखता था। न जाने कैसे संजय की माँ को अनीता भाग गई। शायद इसकी वजह अनीता की सुंदरता और उसका सलीका था कि संजय की माँ ने पहली नज़र में अनीता को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज अनीता संजय की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। संजय मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। अनीता को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ऐसे भी पलट सकती है और वो जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत ना रखती थी, आज उसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस संजय को देख कर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। संजय कह रहा था, देखो अनीता, तुम मेरी माँ की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे व्यवहार से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी माँ के सामने कभी जुबान मत चलाना, उनका आदर करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। अनीता मुस्कुरा दी। भला उसे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था? वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। अनीता भी किस्मत के पलटने पर बहुत हैरान थी। वो कुछ दिन खुशी के झूले में झूलते हुए गुजरे और संजय का जॉब पर वापस जाने का समय आ गया। वो कनाडा में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था। अनीता बहुत उदास थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा संजय चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब तो मेरे अपने हैं। संजय की माँ का व्यवहार अनीता के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उससे बात करती थी, मगर अनीता को एक चीज़ समझ ना आती थी कि जब भी संजय कभी आसपास ना होता तो उसकी सास उसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। अनीता को लगा कि ये उसका वहम है। संजय अनीता से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ अकेली रह गई, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। संजय की बड़ी बहन संध्या का रिश्ता तय हो रहा था। आए दिन उसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज संजय के जाने के बाद वो पहली बार आ रहे थे। सुबह अनीता भी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। उठ जाओ मैडम, कब तक नींद पूरी करनी है? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए गुजारोगी क्या? संध्या के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों को तो किसी तरह रहना है ना। जल्दी से किचन में आओ। अनीता ने हैरानी से उठकर देखा, ये उसकी सास थी। उसे उनके व्यवहार पर बहुत हैरत हुई, मगर उसने कुछ ना कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 8 बजे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का आदेश दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मज़े से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, आलू की सब्जी और चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सबके सब सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी नंद को हिलाया, उठो संध्या, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। संध्या जो गहरी नींद में थी, उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। अनीता शर्मिंदा सी होकर रह गई और खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल गई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और यह देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के सारे लोग 11:30 बजे जागे। अनीता ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व किया। उसकी नन ने हॉटपॉट से पराठे निकालकर खाना शुरू किए तो मुंह बनाने लगी। मम्मी ये क्या है, ठंडे हो रहे हैं पराठे, दांतों से चबाए भी नहीं जा रहे। संध्या दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी अनीता के ससुर बोले, मुझे तो ताज़ा रोटी बना कर दो, मुझसे तो ये ठंडे पराठे नहीं खाए जाते और ना ही मैंने कभी खाए हैं। एक एक करके सारे लोग शुरू हो गए। अनीता खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे लगातार चीखों पुकार करते रहे।
मगर कोई उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में अनीता को मिलाकर कुल 16 लोग थे। संजय की बड़ी बहन शादीशुदा थी, वो अपने 4 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। उसका पति भी विदेश में काम करता था। संजय के चाचा चाची, उनके बच्चे और सास ससुर, इतने लोगों का काम अनीता के सर पर आन पड़ा। इनमें से कोई हिलकर मदद करवाने को तैयार ना होता। अनीता को हैरत होती थी कि उसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। सफाई सुथराई के लिए काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही अनीता ने घर के कामों को अपने हाथ में लिया, सास ने काम वाली की छुट्टी कर दी और वो काम भी अनीता से करवाने लगी। अनीता सुबह सुबह उठती, सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका पूरा दिन ही का घर के कामकाज में गुजर जाता। गर्मियों के दिन थे, गैस के आगे खड़े होकर वो सबकी पसंद के खाने बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे बस फरमाइश ही करते रहते। वो पका पका कर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर बता देती। सब उसके ऊपर एहसान करते हुए एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाने के दौरान भी कई बार अनीता को उठाते, वो सबकी ज़रूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई मूवी लगा लेता, कोई आपस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। अनीता बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। इन्हीं दिनों अनीता की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। सुबह उठती तो उल्टी से उसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के दौरान कई बार वो उल्टियाँ करती। सास की नज़रों ने भाप लिया कि कुछ और मामला है, मगर उन्होंने अनीता के सामने नाम तक न लिया। एक दिन अनीता की माँ इत्तेफाक से उससे मिलने आई तो अनीता ने उनसे अपनी ख़राब तबीयत का बताया। वो चौंक गईं और उसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गईं। लेडी डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी सुनाई कि अनीता प्रेग्नेंट है। अनीता तो हैरान ही रह गई कि इतनी बड़ी खुशी उसकी ज़िंदगी में आ गई और उसे पता ही ना चला। वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाने पीने की सलाह दी। डॉक्टर का कहना था कि अनीता को खून की बहुत कमी है। अनीता की माँ ने घर आकर अनीता की सास को बताया कि अनीता प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख लें। अनीता की सास ने बहुत खुशी का दिखावा किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटियों जैसी है। भला मैं इसे इस हालत में काम क्यों करवाऊंगी? मैं आज ही किसी काम वाली का इंतजाम करती हूँ। अनीता की माँ संतुष्ट होकर चली गईं। अनीता जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी तो उसकी सास आ पहुंची। अनीता, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय का इंतजाम करो और ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में कामकाज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे पूरे ससुराल में रहते हुए बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही कि बिस्तर से लगकर लेट जाओ। अनीता हैरत से उनकी तरफ देखती रही, मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करने लगी। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फर्क न पड़ा। उन्हें तो कामकाज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए वो गरीब परिवार की लड़की ब्याह कर लाए थे। अनीता खराब तबीयत के बाद भी सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात जब संजय का फ़ोन आया तो उसने कोशिश की कि वो उसे बता दे कि घर में ज़्यादा कामकाज की वजह से वो परेशान हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने संजय से ये कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती, तो संजय अचानक गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं इतनी दूर बैठा तुम सबके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोगों की छोटी छोटी घरेलू बातें हर समय मुझे बता बताकर परेशान करती हो। मेरी बहनें आज हैं, कल वो शादी होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुराई ही क्या है? संजय की बात पर अनीता हक्का बक्का रह गई। जिसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिजी रहती थी। उसने जान लिया कि संजय से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। सास और नंदों का व्यवहार बुरा से बुरा होता जा रहा था। वो तो बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह उसे व्यवहार करते। अनीता को अब समझ आ रहा था कि वो एक गरीब परिवार से लड़की को क्यों ब्याह कर लाए हैं। इन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। अनीता कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। संजय की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी नखरें भी खुद ना धोती, वो भी लाकर अनीता को पकड़ा देती कि इन्हें धो दो। अनीता कपड़े धो धो कर थक जाती। मशीन बंद करके अंदर जाकर बैठती तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। अनीता को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती। रात जिस समय थक हार कर वो अपने कमरे में जाती तो उसे एक एक जोड़ में दर्द महसूस होता। इस दौरान उसे ख्याल ही न रहता कि उसने संजय से फ़ोन पर बात करनी है। फ़ोन उठाती तो संजय की कई कई मिस कॉल आई हुई होती। वो उसे बैक कॉल करती तो फ़ोन उठाकर कहता, तुम क्या करती रहती हो पूरा दिन? तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ परदेश में रह रहा हूँ,
मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो गुस्से में अनीता को सुनाने लग जाता। अनीता दोनों तरफ से पिस रही थी। उसे लग रहा था शादी करके उसने कोई मुसीबत मोल ले ली है। पति के साथ ठीक ठाक समय न गुजारने की वजह से इन दोनों के बीच बहुत फासला था। इसी फासले का अनीता की सास खूब फायदा उठाती थी। संजय को फोन करके झूठी सच्ची बातें अनीता के खिलाफ करती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो सीधा लड़का था, अनीता से इस चीज से के लिए लड़ता तो ना था, लेकिन दिल ही दिल में अनीता से शिकवा जरूर करता। एक दिन अनीता की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जब बाहर से उनकी छोटी बेटी पलक अंदर आई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मम्मी ये देखिए, पूरे 10,000 का बिल आया है लाइट का। अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते समय कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसे जमा करने हैं, इसलिए हम अपने खर्चे ज़रा कम करें। पलक की बात पर माँ चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाई साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने पलक की तरफ देखा और कहने लगी, जरा संजय को फोन मिलाकर तो देना। पलक ने ना समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकाल कर संजय को फोन मिला दिया। जैसे संजय ने फोन उठाया, माँ शुरू हो गई, हाय मेरा मासूम बच्चा परदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई फल तुम्हें नहीं मिलता। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपए रुपए की कदर करेगी, मगर अनीता तो इतनी फजूल खर्च है कि वो तो तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। संजय को कुछ समझ ना आ रहा था कि माँ क्या कह रही हैं। तभी उसने कहा, मम्मी हुआ क्या है, बताए तो सही, क्या कर दिया अनीता ने। माँ ने मुस्कुराकर पलक को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी चलाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज़्यादा लगती है। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती, मगर सच तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से लाइट का बिल 10,000 आ गया है। तुम्हारे पापा के पास तो पैसे हैं नहीं, तुम्ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल के पैसे सुनते ही संजय के होश उड़कर रह गए, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में अनीता के खिलाफ एक गांठ सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में अनीता के सिवा सारे लोग सो रहे थे, तो बड़ी नैन के ससुराल वाले आ गए। अनीता ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। संध्या के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी अनीता की शामत आई जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले संध्या के ससुराल वालों के लिए अच्छा सा हलवा पूरी बनाओ। उस दिन अनीता को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो चुपचाप से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूड़ियाँ बनाने लगी। तेज गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी ना जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए सब लोग किचन की तरफ दौड़े। वहां अनीता जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। अनीता की सास के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब संजय को पता चलेगा कि अनीता का बच्चा गिर गया है तो संजय बहुत गुस्सा करेगा। उन्हें अनीता को अस्पताल ले जाने से ज्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की चिंता थी। संध्या की होने वाली सास ने शोर मचाकर अनीता को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। अनीता के घर वाले आए तो अनीता ने उन्हें कोई बात न बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए बच्चा गिर गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थीं। घर वाले जा चुके थे। अनीता की सास ने एक बार फिर उसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई है। अनीता को बहुत दर्द था, मगर इसके बाद भी वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं। उसका पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। अनीता की सास ने संजय को फोन करके बता दिया था कि अनीता अभी बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, इसलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई है। संजय का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा अभी और इसी समय जाकर अनीता का गला घोट दे। उसने बगैर कुछ कहे फोन रख दिया। अनीता के साथ सास संतुष्ट हो गई कि संजय को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी तरफ संजय ने अपना उसी दिन का टिकट करवा लिया। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन इंडिया पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही अनीता को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा, बगैर किसी को बताए। कड़कती हुई दोपहर के समय वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया।
खाना पकने की खुशबू उसकी नाक से टकराई कि इतनी तेज गर्मी में मेरी माँ बेचारी किचन में काम कर रही हैं और अनीता अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। ये इस लायक ही नहीं है कि इसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज इसे तलाक देकर घर से बाहर कर दूंगा। जिस औरत को मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं। तेज गुस्से में ये सोचता हुआ संजय जिस समय किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सामने ही अनीता खड़ी खाना पका रही थी, जिसने दोनों चूल्हे पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। उसे याद आया कि मम्मी ने उसे बताया था कि कल ही अनीता ने अपना अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से ऑपरेशन के अगले दिन ही वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती जैसे उसे बहुत दर्द था। कभी माथे से पसीना साफ करती। उसने एक तसले में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अभी उसे आटा गूंदना था। जरूर भी रोटी भी बनानी होगी। संजय को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर चला गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। संजय ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर हल्का अंधेरा था। घर के सारे लोग इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी अनीता की सास को लगा कि अनीता दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही जोर से आवाज लगाई कि आ गई मैडम साहिबा खाना पकाकर। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाया करे तब आवाज लगाया करो। मेरी बेटियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम्हों की सुनती ही नहीं। अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा गिर गया है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो मैडम सुन लो कि तुम्हें ब्याह कर ही मैं इसलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊं, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊंचे परिवार के रिश्ते मौजूद थे। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और इसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को संध्या के ससुराल वालों को आना है। उनके लिए कम से कम 4-5 डिशेस बना लेना। पिछली बार की तरह 2 तरह के खाने बनाकर सामने मत रख देना। अनीता की सास अपने ही ख्याल में बोलती चली गई, ये जाने बगैर कि दरवाजे पर संजय खड़ा है। संजय के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़े थे। अनीता की सास कहकर दोबारा से सो गई। संजय ने नजर दौड़ाई। घर के सब लोग लेटे हुए थे। सिर्फ एक अनीता ही थी जो इस चिलचिलाती हुई गर्मी में किचन में इन सब के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। वो जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ चुपचाप पलट गया। किचन में अनीता अभी तक खाना पका रही थी। संजय ने उसके पास जाकर देखा तो वो पसीने से भीगी हुई थी और धीरे धीरे कांप रही थी। कल ही उसका बच्चा गिरा था और आज वो 16 लोगों के लिए खाना बना रही थी। संजय का दिल इस अत्याचार पर दुखी होकर रह गया। उसने अनीता को पुकारा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। संजय ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो अनीता, मेरी आंखों पर पट्टी उतर गई है। उसने अनीता का हाथ पकड़ा और रूम में ले गया। माँ ने जब संजय को अचानक देखा तो बौखला गई। जल्दी से उठकर उसके पास आई और बोली, बेटा तुम कब और कैसे आ गए? अचानक बताया भी नहीं। संजय बोला, मम्मी आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। इससे सारे घर के काम करवाती रही, यहाँ तक कि इसका बच्चा भी इतना काम करने की वजह से गिर गया और आपने हमेशा मुझे इसके खिलाफ भड़काया और मैं भी आपकी बातों में आ गया। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी माँ ही मेरे साथ दगा करेंगी, मेरे बच्चे की दुश्मन होंगी। माँ से कुछ बोलते नहीं बन रहा था क्योंकि वो जान गई थी कि संजय ने अपनी आंखों से सब देख लिया है। अब झूठ बोलना बेकार था। संजय अनीता से बोला, अपनी तैयारी कर लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी। अनीता रो रही थी। उसके आंसू साफ करता हुआ संजय कह रहा था और अनीता को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। संजय उसी शाम अनीता को लेकर किराए के घर में आ गया और सास और बाकी घर वाले अपना सा मुंह लेकर रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।